हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी भैया रिएक्शन मैकेनिज्म की, कि रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर दो तरीके की रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हम मैकेनिज्म के थ्रू कैसे जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन में जो है वो जो आरडीएस तो होता है, स्लो स्टेप होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी जो है वो कभी डिफाइन नहीं होती है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो भैया आज से हम स्टार्ट करेंगे एक एक पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन, जैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ऐसे nth ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग एक एक पर्टिकुलर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। जैसे जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है ना, आपको क्या करना होगा, इनमें यह ध्यान में रखना होगा कि आखिर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, कौन सी कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से। देखो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहने का मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें ओवरऑल नेट ऑर्डर कितना रहेगा, रिएक्शन का जीरो रहेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि इन रिएक्शंस में जो रिएक्शन की रेट होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन की पावर कितनी, जीरो के। तो यहां पर हम लिख देते हैं पहले कि इन दीज रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विल बी डायरेक्टली proportional to the zero power of concentration in rate law expression, ठीक है। तो जो भी रेट लो एक्सप्रेशन होगा ना, वहां पर जो भी आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हो, उनमें जो है वो जीरो पावर की ये प्रोपोर्शनल आएगा। अब समझना जरा कि जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, ये कोई रिएक्शन है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मान लो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो रेट होगी ना, ये प्रोपोर्शनल होगी ए की कंसंट्रेशन की पावर कितनी, एक्स के, है ना, या ए की कंसंट्रेशन की पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑर्डर कितना होगा, जीरो होगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा कि रेट प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसंट्रेशन की पावर कितनी, जीरो। चलो ठीक है, अब देखना कि यहां से अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आप कांस्टेंट काम में लोगे। कांस्टेंट क्या आएगा, के, और ए की पावर कितनी, जीरो। पहली बात तो ये कि एक की पावर जीरो का मतलब कितना हो गया, एक हो गया। तो R इज इक्वल टू ये हमारे पास जो कितना आ गया, K, और K जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। K क्या है, कांस्टेंट है, और इसको जो हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो पहली बात ये कि रिएक्शन की रेट K के इक्वल आ रही है, यानी रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा थ्रू द टाइम, है ना, मतलब पूरी रिएक्शन के दौरान रिएक्शन की रेट जो है वो चेंज नहीं होगी, रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन आता है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रिएक्शन की रेट हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ये तो ही एक बात। फिर देखो इस रिएक्शन के लिए मैं अगर रेट को लिखूं, है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस का dA बाय dt इज इक्वल टू के। हम ऐसा बोल सकते हैं, इसके लिए R को जो है वो इस टर्म में लिख सकते हैं। याद करना, ये लिखना मैंने बताया भी था आपको। अगर मान लो यहां पर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो ये जो है वो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, उसकी भी बात हम बाद में करेंगे। तो अब इसको जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का dA इज इक्वल टू के dt, हम इसको यूं लिख सकते हैं। अब देखना जरा कि जो कंसंट्रेशन है ना, वो एक तरीके से चेंज होगी, है ना, कैसे चेंज होगी वो समझ लो आप, कि t इज इक्वल टू जीरो पर मान लो इसकी कंसंट्रेशन थी ए नोट, ठीक है, ए नोट क्या है, जीरो पर कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए नोट, और मुझे बता दो बी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। और थोड़ी देर बाद में एट टी टाइम, तो ये हमारे पास हो गया मान लो ए नोट माइनस एक्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और जो a नोट माइनस एक्स है ना, a नोट माइनस एक्स, इसको मैं बोल देता हूं 80,
है ना। अब कौन सी चीज क्या है, तो ए नोट है भैया इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, और या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हो। और एटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम, ठीक है। तो ए की कंसंट्रेशन है कब, टी टाइम पर। ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट है। अब देखना, कहने का मतलब टाइम जो है ना वो तो चेंज हो रहा है 0 से लेके टी तक, और कंसंट्रेशन चेंज हो रही है एन नोट से एटी तक। तो इसको जो है वो आप क्या करोगे, एक तरीके से इंटीग्रेट करोगे, है ना। और कंसंट्रेशन इज चेंजिंग फ्रॉम एन नोट टू एटी और टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू टी। तो भैया इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का ए, और अपर लिमिट इज 80, लोअर लिमिट इज एन नोट, और इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा टी, और जो है वो इसमें भी अपर लिमिट जो है वो क्या रहेगी टी, और लोअर लिमिट क्या रहेगी 0, ठीक, ऐसा ही होगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, यहां पर भी के और टी माइनस 0 करोगे, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। भैया ये है अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी है, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। तो भैया ये जो अपने पास इक्वेशन बनती है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन से अगर क्वेश्चन बनेगा तो जो है ये इक्वेशन आपको लगानी ही पड़ेगी, ठीक। अब देखो जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ए नोट माइनस ए टी इक्वल टू क्या आया, के टी आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने कहा था कि ए टी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, ए नोट माइनस एक्स के इक्वल है। तो यहां से जो है ना हम अगर ए टी की वैल्यू में रखूं तो ए नोट माइनस एक्स इक्वल टू के टी, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, kt के इक्वल आ गई। और x क्या है, ध्यान से देखना जरा, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ b एट टी टाइम। तो आपको जो है ये भी पूछ सकता है कि भाई टाइम के साथ साथ जैसे हम आगे गए वैसे वैसे जो है वो एक तरीके से ए का कितना अमाउंट डिकम्पोज हो चुका होगा, कितना अमाउंट डिसोशिएट हो चुका होगा, कितना अमाउंट टूट चुका होगा। क्वेश्चन जो है वो ऐसा भी आ सकता है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, kt के इक्वल हो गई। अब देखना कि भाई इसके बारे में हम क्या करेंगे, जितने भी अलग अलग तरीके के ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ेंगे ना, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, है ना, कुछ एक कैलकुलेशन है जो कि फिक्स है, जो कि हर एक ऑर्डर के लिए आपको जो क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। वो सारी कैलकुलेशन जो वो हर ऑर्डर के लिए करनी है आपको। कि जैसे कि भाई इसके लिए जो है वो हम अलग अलग तरीके की जो कैलकुलेशन करेंगे, पहले जीरो ऑर्डर फिर फर्स्ट ऑर्डर। देखना सबसे पहली जो कैलकुलेशन है ना जीरो ऑर्डर के लिए, हमने एक तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा, अब कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहला है पॉइंट, यहां पर मैं लिख देता हूं कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस में सबसे पहला है अपने पास यूनिट ऑफ के, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि के की यूनिट क्या होती है ना, कि जीरो ऑर्डर में के की यूनिट क्या होगी। तो आप देखो आपने क्या लिखा कि R इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितनी, 0। तो यहां पर जो है वो R किसके इक्वल आ गया, के, यानी कि मैं बोलूंगा यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ R। के और R की यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यूनिट जो है वो अपने पास के की यूनिट आ जाएगी क्या, मोल लीटर इनवर्स, और ये टाइम इनवर्स, ये हमारे पास जो के की यूनिट आ जाएगी। जैसे नीट में जो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, आपके मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएगा कि रेट या किस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और रेट, इन दोनों की यूनिट जो है वो सेम रहेगी। तो जीरो ऑर्डर के लिए दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। फिर आप देखो जरा, ये तो के की यूनिट है। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है ये है भैया अपने पास कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ, कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ, या इसको टी 50% जो है वो भी हम बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ। अब यार ये टी हाफ क्या होता है, टी हाफ या टी 50% क्या होता है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है टी हाफ का मतलब क्या होगा
कि हम ये बोलेंगे कि वो टाइम पीरियड, वो टाइम जब रिएक्शन का आधा पार्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, या आधा रिएक्टेंट 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से टी हाफ बोलेंगे। तो मैं बोलूंगा टाइम इन विच 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, तो भैया वो टाइम जब रिएक्शन का आधा पार्ट क्या हो गया, पूरा हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से टी हाफ बोलेंगे। तो आधा पार्ट अगर पूरा हो गया तो आप देखो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास थी कितनी, ए नोट। इनिशियली जो है वो हमने इतना रिएक्टेंट लिया था, और आधा अगर कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब एट टी हाफ, मैं ये बोलूंगा एट टी हाफ, जब टी हाफ के इक्वल टाइम जो है वो चला जाएगा, स्पेंड हो जाएगा, तो कितनी कंसंट्रेशन बच जाएगी, ये बच जाएगी भाई ए नोट बाई 2, इतनी बच जाएगी। अब हमारे पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक के लिए इंटीग्रेटेड रेट होती है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है ए नोट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, है ना। और अगर मैं टी हाफ की वैल्यू रखूं एट टी हाफ, तो ए नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, 80 हो जाएगा कितना, ए नोट बाई 2 इज इक्वल टू के टी, और ये कौन सा आ जाएगा, के टी हाफ। क्लियर है बात। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो टी हाफ, है ना, इज इक्वल टू, देखो जरा कितना आ रहा है, ये ए नोट डिवाइड बाय 2 के, ये हमारे पास टी हाफ का एक्सप्रेशन आ रहा है जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। और ध्यान दो जरा कि के तो कांस्टेंट है, तो टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ए नोट के। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम ऐसा बोलेंगे कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट, ये जितना ज्यादा होगा वहां पर जो है वो हम बोलेंगे कि टी हाफ की वैल्यू उतनी ही रिएक्शन के लिए ज्यादा होगी। तो अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहो यहां पर, तो देखो जरा कि एक तो टी हाफ है और दूसरा क्या है, ए नोट है, तो इधर तो हम ए नोट ले लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं, हम टी हाफ ले लेते हैं। तो ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आएगा, और क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो ये जो स्लोप है ये कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा, है ना। कई बार डायरेक्टली ग्राफ देके भी ऑर्डर पूछ लेता है रिएक्शन का, तो ये है अपने पास टी हाफ, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर देखो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन थर्ड इज कैलकुलेशन ऑफ T3/4, या इसको हम बोलते हैं T75%। ठीक है, एक ही बात है, T75% बोल दो या T3/4 बोल दो। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन ये तो है हमारे पास कितनी, ए नोट। अब T3/4 क्या होता है, जैसे हमने कहा टी हाफ क्या होता है, तो टी हाफ होता है भैया जब रिएक्शन का 50% क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और जब रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो जाएगा तब उसको तो हम बोलेंगे टी हाफ। अब टी 75% या टी 3/4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब रिएक्शन का 3/4 पार्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वो क्या होगा, टी 3/4 होगा। तो मैं बोलूंगा एट टी 3/4 जो ए नोट है ना, ए नोट या एटी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ए नोट 3 ए नोट बाई, अच्छा ये देखो जरा कि भाई इतना तो कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया, 3/4 कंप्लीट हो गया, तो मुझे बताओ बचा कितना, ए नोट बाय 4, इतना बच गया। ठीक है, तो यहां पर भी ये कंसंट्रेशन जो है ना एट टी हाफ, जो कंसंट्रेशन है 80, ये 80 की वैल्यू है भैया, टी हाफ पर 80 कितना हो जाता है, ए नोट बाय 2, और यहां पर जो हम बोल रहे हैं टी 3/4 पर 80 कितना हो जाएगा, ए नोट बाय 4 हो जाएगा। और वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जो है आप क्या रख दो, इसमें वैल्यू रख दो। तो हमारे पास देखो जरा ए नोट माइनस ए नोट बाई 4 इज इक्वल टू के टी 3/4, ऐसा ही होगा। हाँ, तो यहां से टी 3/4 की वैल्यू निकालो जरा कितनी आएगी, देखो जरा यहां कर रहा हूं, तो टी 3/4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया कितना, 3 ए नोट बाय 4 के, ये लो, ये T3/4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए दो हमने टाइम पीरियड जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो पता कर लिए। कई बार जो है वो यहां से डायरेक्टली रेशियो भी जो है पूछ लेता आपको, टी हाफ डिवाइड बाय T3/4, तो ये रेशियो जो है वो कितना आएगा, ये देखो जरा कि टी हाफ तो आपने लिखा कितना, टी हाफ इक्वल टू ए नोट बाय 2k, और T3/4 ये कितना आया, ये आया 3 ए नोट बाय 4k। तो मैं कहूंगा टी हाफ डिवाइड बाय T3/4, ये आ जाएगा ए नोट बाय 2k, और यहां पर आएगा अपने पास 4k डिवाइड बाय 3 ए नोट, ये कैंसिल हुआ, तो ये आया रेशियो कितना, 2/3। तो दोनों का रेशियो कितना होता है, 2/3 होता है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कई बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देता है टी हाफ और T3/4 का रिलेशन, जरूरी नहीं है T3/4 ही दे, कोई भी टाइम पीरियड दे सकता है। जैसे आपको दे दिया T1/4 दे दिया,
4/5 दे दिया, है ना। इस तरीके से कोई भी टाइम पीरियड आपको यहां पर दे सकता है, जो भी टाइम पीरियड दे, आपको कोई भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो, आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे वैल्यू, आपके पास वो टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो जरा कि टी कंप्लीट, चौथा टी कंप्लीट या कैलकुलेशन ऑफ टी कंप्लीट, कैलकुलेशन ऑफ टी कंप्लीट या टी 100%। ठीक है कि भाई टी कंप्लीट रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, तो मैं बोलूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ये तो कितनी है, ए नोट। ठीक, और जब एट टी 100%, 100% कंप्लीट हो गया तो कितना टाइम लगेगा, आपको ये पूछ रहा है, तो एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितना बचेगा भाई, टी कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो हमारे पास जो वो रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो, ये है ए नोट माइनस एटी इज इक्वल टू के टी, है ना। तो यहां से जो है वो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो देखो एट टी 100%, एट टी 100%, ठीक, तो ए नोट तो ए नोट है, एटी कितना हो गया, 0, और ये आया के टी 100%, तो टी 100%, देखो जरा ये हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, ए नोट डिवाइड बाय के, ये लो जी, ये आया टी 100% कितना, ए नोट बाय के। ठीक, अब देखो कि यहां से हमारे पास तीन रिलेशन आए, तीन चीजें आई टाइम के लिए। एक तो सबसे पहला टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू आई ए नोट बाय 2k, फिर दूसरा टी 3/4, ये हमारे पास आया कितना आया था, टी 3/4, ये आया 3 ए नोट बाय 4k। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आया टी 100%, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, ये आई ए नोट बाय के। देखो यही थी तीनों वैल्यूज। अब देखो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहली बात तो यह है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी कंप्लीट की कुछ वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, ए नोट बाय के, ये टी कंप्लीट की वैल्यू है। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होती है, कंप्लीट होती है। और ध्यान रखना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती, उनको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो मैं लिखूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहला पॉइंट तो यही है, जीरो order reaction will complete in a particular time period। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होगी, कंप्लीट होगी। चलो ठीक है, ये तो ही एक बात। फिर आप एक चीज और देखो, टी हाफ प्रोपोर्शनल आ रहा है ए नोट के, टी 3/4 भी प्रोपोर्शनल आ रहा है ए नोट के, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। टी 100% भी ए नोट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहां से हम बोलेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के किसी भी पार्ट को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है ना, वो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल आता है। कोई भी पार्ट, चाहे वो टी हाफ हो, टी 1/4 अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, टी 1/4 है ना, तो भी वो ए नोट के प्रोपोर्शनल आएगा। टी आप कोई भी पार्ट को कंप्लीट करने में टी 4/5 कैलकुलेट करोगे, टी 7/8, टी 6/5, कोई भी पार्ट को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम जो है वो आप देखोगे हमेशा जो है वो ए नोट के क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। तो मैं बोलूंगा कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, टाइम required to complete any part of reaction will be always directly proportional to initial concentration ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो भैया टाइम रिक्वायर्ड जो है ना, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे किसी भी पार्ट को आप क्या करवा दो, कंप्लीट करवा दो। और ये चीज जो वो हमने देख भी ली है प्रैक्टिकली, या फिर जो वो हमने यहां पर इक्वेशन से समझ भी ली है कि भाई ऐसा कैसे होता है। चलो ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है ना, वो है भैया ग्राफ का, और बहुत ही जरूरी है। कई बार डायरेक्टली जो वो आपसे ग्राफ वगैरह पूछ लेता है। देखना जरा कि इसी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पर कुछ एक ग्राफ है जो हमें समझने हैं।
ये 4 कैलकुलेशन करी ना हमने, 3-4 कैलकुलेशन करी, जैसे यूनिट ऑफ के, फिर हमने देखा टी हाफ, टी 3/4 और टी कंप्लीट। भैया कोई भी हम पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन लिखेंगे ना, तो उन सब ऑर्डर की रिएक्शन में जो है आपको ये चारों कैलकुलेशंस ध्यान में रखनी है। ये चारों कैलकुलेशन जो दिमाग में रखनी है, चाहे किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन आ जाए, ठीक है। जैसे कि भाई पहले हम ग्राफ समझते हैं इसी पर। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है जीरो ऑर्डर की? इक्वेशन ये है ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। अब ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है ये जरूरी चीज, तो हम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, ए टी और टी का ग्राफ बनाते हैं। तो इस रिलेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा के टी। देख लो जरा, ऐसा ही होगा कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो ये तो है वाई एक्स पर, ये एक्स एक्स पर ले लेते हैं और ये सी। तो यहां पर देखना कि ग्राफ ऐसा आएगा, इधर तो है टी और इधर है ए टी, और मान लो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा। और ये जो है ये क्या है, ये है ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में या जीरो ऑर्डर की जो भी रिएक्शंस होती है, इनमें जो है ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो मैं बोलूंगा कि इन जीरो ऑर्डर, ये जितने भी मैं साइड में आपको स्टेटमेंट लिखा रहा हूं ना, ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। और काइनेटिक्स से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने के चांसेस भी खूब होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, हो सकता है कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ ले। तो इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हम ये बोलेंगे कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज विथ टाइम लीनियरली, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन और टाइम का। अभी हमने एक ग्राफ बनाया था टी हाफ वर्सेस ए नोट। तो टी हाफ, ये तो आपने क्या देखा था, रिलेशन क्या आया था, ए नोट बाय 2k। तो टी हाफ और इसका रिलेशन जो है वो हमारे पास कैसा आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू दूसरी तरफ है ए नोट, है ना। तो ये ग्राफ आएगा कैसा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप इसको नीचे इसको ऊपर भी ले सकते हो इन दोनों को आपस में बदल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक तरीके से ग्राफ जो कि आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ध्यान में रखने हैं। चलो ठीक है, अब देखना कि एक दो छोटे छोटे पॉइंट और है जो कि आप ध्यान में रखोगे कि मान लो एक कंडीशन ऐसी है, कोई रिएक्शन है एम ए इस कन्वर्ट, चलो एक काम करते हैं, इस पर पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, फिर इसके बाद में ये सारी कंडीशन जो है वो हम जीरो ऑर्डर के लिए अलग अलग बात करेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कैसा आएगा। बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको केवल जो इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन है ना ये अप्लाई करनी आनी चाहिए, और हर ऑर्डर की रिएक्शन में यही काम आपको करना है। हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एनसीईआरटी में फर्स्ट ऑर्डर को बहुत ही ठीक से, हालांकि जीरो ऑर्डर भी दिया है, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बहुत कुछ दे रखा है, एग्जांपल्स वगैरह वो भी दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। यहां पर देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं बोलूंगा इफ ए रिएक्शन ए इज कन्वर्टिंग टू बी follows zero order kinetics and its rate constant is 4.2 into 10 to the power minus 3 molar second inverse, ठीक है। then calculate the concentration of A after 5 seconds if reaction starts
with a concentration of 5 मोल पर लीटर, ठीक है, ऑफ ए। देखो जरा कि ये एक क्वेश्चन है और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कभी जो है वो आपको कंसंट्रेशन पूछ लेगा, कभी टी पूछ लेगा, कभी के पूछ लेगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व करें तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो है कि जो भी ऑर्डर दे रखा ना रिएक्शन का, जैसे मान लो इसमें तो बोला है कि रिएक्शन जो है वो क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रही है ना। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होंगे या बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें ये चीज कहीं मेंशन ही नहीं होगी कि रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर की है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं आएगा कि रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। फिर आप कैसे चेक करोगे, फिर आप जो रेट कांस्टेंट है ना अपना, इस रेट कांस्टेंट की यूनिट से चेक करोगे कि रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो क्या होगा। जैसे इसकी यूनिट जो है यहां पर आपको साफ दे रखी है, मोलर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो जब कहीं पर भी आपको जो है वो ये कंडीशन ना दे रखी हो, है ना, या फिर जो है वो आपको ऑर्डर मेंशन नहीं हो और रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो उसकी यूनिट से आप पता करोगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो जैसे कि यहां पर जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आया था, ए नोट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। अब आपको सारी चीजें दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि है कितनी 5 माइनस 80 आपको पूछा है, के की वैल्यू आपको दे दी 4.2 इंटू 10⁻³ और कितनी देर बाद पूछी है, 5 सेकंड के बाद पूछी है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 5, खत्म बात। तो यहां से जो हो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस 80 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया था, ये अपने पास आ गया 21 इंटू 10⁻³ तो 80 इज इक्वल टू, है ना, ये आ जाएगा कितना 5 माइनस 21 इंटू 10⁻³ है ना, या इसको जो है हम ऐसा बोल सकते हैं 5 माइनस 0.021, यही होगा, ऐसा ही होगा। तो 5 में से ये माइनस कर दो, यही अपना क्या है, आंसर है, यानी कितना आ जाएगा 4.9 और 4.9 के आसपास आ जाएगा। और आगे जो आप इसको चाहो तो एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, और कैसे देगा कि इफ ए रिएक्शन X is converting into Y follows zero order kinetic and concentration of X, ठीक है। आपको बोला concentration of X becomes 0.4 molar from 0.8 molar in 20 seconds. Then calculate the time in which concentration of X will becomes 0.1 molar from 0.8 मोलर, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन में जो है वो आपको ये दे रखा है कि एक रिएक्शन है और रिएक्शन ऐसी है X इज कन्वर्टिंग इनटू Y, ठीक। अब आपको जो है ये कहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और कंसंट्रेशन ऑफ X बिकम 0.4 मोलर फ्रॉम 0.8 मोलर इन 20 सेकेंड, कि भाई कंसंट्रेशन जो है ना इसकी 0.8 से 0.4 हो गई, पहले t इक्वल टू 0 पर 0.8 थी और जो है वो अब कितनी हो गई 0.8 हो गई 20 सेकंड पर, 0.8 से 0.4 हो गई कंसंट्रेशन। आप देखो जरा कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गई, आधी हो गई। इसका मतलब आपको इस रिएक्शन का टी हाफ गिवन है, टी हाफ कितना है, टी हाफ है 20 सेकंड, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि वो टाइम कैलकुलेट करो जब कंसंट्रेशन 0.8 से कितनी हो जाए, 0.1 हो जाए। तो ये टाइम आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि 0.8 से 0.1 हो जाए। अब समझना जरा कि टी हाफ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20 सेकेंड। तो एक काम करते हैं हम यहां से जो टी हाफ इज इक्वल टू क्या बताया था, ए नॉट डिवाइड बाय 2k। हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए नोट की वैल्यू तो कितनी है 0.8 और 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, कितनी आ गई 0.8 डिवाइड बाय 40, ये तो है k की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ k।
अब आपको बोल रहा है कि वो टाइम कैलकुलेट करो जब कंसंट्रेशन 0.8 से कितनी हो गई 0.1, मान लो वो टाइम t है। तो अब जो है वो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा दो, तो हमारे पास क्या आएगा, AT माइनस ए नोट इज इक्वल टू क्या, KT, यही होगी कंडीशन। तो AT की वैल्यू जो है वो तो हो जानी चाहिए, ए नोट माइनस AT है, सॉरी, ए नोट माइनस AT इज इक्वल टू KT। तो ए नोट की वैल्यू तो है कितनी 0.8 और AT की वैल्यू 0.1, K की वैल्यू 0.8 डिवाइड बाय कितना 40, और ये आ गया क्या T। ठीक है, तो ये आ गया कितना 0.7, तो 0.7 इंटू 40 डिवाइड बाय 0.8, यही क्या है अपना टाइम है। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 डिवाइड बाय 0.8 सेकंड, ये लो जी, इतना टाइम जो है वो आपको लगने वाला है कि भाई जब कंसंट्रेशन 0.8 से 0.4 हो गई, तब तो जो है वो हम बोलेंगे कि एक तरीके से 0.8 से 0.4 हुई तो 20 सेकंड लगा, तो 0.8 से 0.1 होगा तो इतना टाइम आपको लगेगा। ठीक, और देखो जरा क्वेश्चन जो है वो एक दो तरीके के और क्वेश्चन बनते हैं, कई बार यहां से टी हाफ देके अलग अलग कंसंट्रेशन पर टी हाफ भी पूछ सकता है आपको। देखो हाँ जी, कि जैसे आपको ये बोला है कि टी हाफ, क्वेश्चन है टी हाफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन is 10 second when concentration of reactants are, या concentration of reactant is 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, when concentration of reactants is taken 0.1 मोल पर लीटर, then calculate the T half of reaction। ठीक है, बस सिंपल सा काम है कि टी हाफ और ए नोट का रिलेशन आपको काम में लेना है। तो यहां पर देखो कि कंडीशन ऐसी है कि हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है कितना, ए नोट डिवाइड बाय 2K। अब आप कुछ भी कर लो, के तो क्या है, कांस्टेंट है, चाहे आप कंसंट्रेशन कम कर दो चाहे आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो, के की वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है ना। तो यहां पर या तो टी हाफ चेंज होगा या फिर कौन चेंज होगा, ए नोट, ये दो ही वैल्यूज क्या हो सकती है, बदल सकती है, बाकी कोई और वैल्यू तो बदलेगी नहीं। तो हम यहां पर बोलेंगे कि जो टी हाफ होगा ना, ये प्रोपोर्शनल है किसके, ए नोट के, तो यहां से एक्सप्रेशन आएगा टी हाफ 1 डिवाइड बाय टी हाफ 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा भैया ए नोट 1 डिवाइड बाय ए नोट 2। ठीक, तो टी हाफ वन तो कितना है अपने पास, टी हाफ 1 है कितना 10 सेकेंड, और टी हाफ 2 कितना है, टी हाफ 2 ये हमें कैलकुलेट करना है। टी हाफ 2, टी हाफ 1 पर जो है वो कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 और फिर कितनी है 0.1, तो यहां से टी हाफ 2 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 2 सेकंड आ गया, कि जब कंसंट्रेशन 0.5 है और टी हाफ कितना 20 है, तो जब कंसंट्रेशन जो है वो 0.5 से 0.1 हो जाएगी तो टी हाफ कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। सिंपल सा काम है भैया, इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आपको, जैसे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन in which 7/8 part of reaction
will completes will remains and 7/8 part of reaction will completes। देखो जरा, ये क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को समझो और अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको क्या बोला है, देखना कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन विच 7/8 पार्ट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन्स। कहने का मतलब 7/8% या 7/8 पार्ट रिएक्शन का जो बच गया, तो यहां पर जो है मैं बोलूंगा फर्स्ट केस क्या है कि 7/8 पार्ट रिमेनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीट कितना हो गया, 7/8 बच गया तो कंप्लीट कितना हो गया, 1/8 पार्ट कंप्लीट। ठीक है, तो इतना पार्ट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और किसी भी पार्ट को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम, जैसे t 1/8 है, या 1/8 पार्ट को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम क्या होगा, t 1/8। एक तो ये आपको बताना है। ठीक है, और सेकंड केस ऐसा है, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, 7/8 पार्ट ऑफ रिएक्शन विल कंप्लीट, कि 7/8 पार्ट इस बार क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहां पर मैं बोलूंगा 7/8 पार्ट कंप्लीट्स। ठीक है, कि 7/8 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताओ बचा कितना, तो यहां पर जो है वो हम बोलेंगे कि 1/8 पार्ट रिमेन्स। ठीक है, या रिमेनिंग है ना, और यहां पर जो वो t 7/8, ये दोनों चीजें जो हो आपको इन दोनों का रेशियो बताना है। यानी कहने का मतलब t 1/8 और डिवाइड बाय t 7/8, आपको तो ये रेशियो बताना है। तो चलो करते हैं। अब अगर क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ गए तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो कि दोनों केस पे आप जो है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा दो, तो यहां से आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, कि मैं ऐसा बोलूंगा कि t या एट t 1/8। ठीक है, t 1/8 इनिशियल कंसंट्रेशन तो कितनी थी, A0, दोनों में A0 ही रहेगी, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है 80, कि भाई 1/8 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, बचा 7/8, तो मैं बोलूंगा ये बचेगा 7A0/8, और एट t 7/8 80 जो है ये बच जाएगा कितना, A0/8। चेक कर लो जरा, ऐसा ही होगा क्या। तो दोनों में इक्वेशन लगा देता हूं। फर्स्ट में लगाऊंगा क्या आएगी, A0 माइनस 80, तो 80 की जगह क्या लिखूंगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7A0/8 इक्वल टू के t 1/8। ठीक है, डिवाइड बाय A0 माइनस 80, A0/8, और ये इक्वल आ जाएगा अपने पास क्या, ये तो है भैया इक्वल के t 1/8, और ये आ जाएगा के t 7/8। के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर देखो कितना बचेगा, ऊपर तो बचेगा हमारे पास A0/8, और नीचे हमारे पास बचेगा 7A0/8 इक्वल टू t 1/8 और t 7/8। तो देखो A0/8 से A0/8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो t 1/8 डिवाइड बाई t 7/8, ये रेशियो हमारे पास आ गया कितना, 1/7। यही हमारा क्या है, आंसर है, यही आंसर है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट जो है ना अपने पास कुछ एक स्पेशल पॉइंट है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखने हैं, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर जो है वो मैं जो पॉइंट बता रहा हूं आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने में, है ना। देखो जरा कि कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, इसको आप जो 2-3 अपने पास अलग अलग पॉइंट है ये हम देखेंगे कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, मान लो रिएक्शन ये है अपने पास A इज कन्वर्टिंग इनटू B। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी तो आपने कहा R इक्वल टू K, और A की कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, और यहां पर जो है आपने इसको यू लिखा माइनस का dA/dt इक्वल टू K, A तो 1 हो गया, तो माइनस का dA इज इक्वल टू K, और ये क्या आया dt। अब देखो जरा ध्यान से कि यहां पर जो dA
और जो dt है, ये दोनों क्या आ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि इफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखना, इफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द चेंज इन टाइम is constant, then the change in concentration will be also constant। ठीक है कि भाई अगर टाइम चेंज जो है वो कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन चेंज भी कांस्टेंट होगा, और ये जीरो ऑर्डर के लिए है। मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ऐसा केस जो है वो आपको बताऊंगा और दोनों को कंपेयर करके भी बताएंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे कि मान लो इफ, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट जो है वो कितना है, 100 है। ठीक है, ए नोट 100 है और 5 सेकंड बाद में हमने देखा कि ए नोट की वैल्यू जो है ना ये 90 हो गई, कंसंट्रेशन जो कितनी हो गई, 90 हो गई। कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि भाई पहले 5 सेकंड में जो कंसंट्रेशन 10 कम हो गई, 10 का चेंज आया, तो अगले 5 सेकंड में भी जो है वो कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, 10 का ही चेंज आएगा, 80 हो जाएगी। अगले 5 सेकंड में जो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। अगले 5 सेकंड में अगेन जो वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये लगातार आगे से आगे चलता जाएगा कि अगर चेंज इन टाइम जो है वो सब में सेम है, टाइम में चेंज सेम है तो कंसंट्रेशन में चेंज भी कितना होगा, सेम ही होगा। यहां पर 5 सेकंड का चेंज हुआ, कंसंट्रेशन में 10 का चेंज आया। यहां पर 5 सेकंड अगेन कंसंट्रेशन 10 से चेंज हो गई, 5 सेकंड अगेन कंसंट्रेशन 10 से क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कई बार जो वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देता है, इस तरह की कंडीशन दे देगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी, 10 सेकंड बाद में कंसंट्रेशन इतनी हो गई, फिर अगले 10 सेकंड बाद में कंसंट्रेशन इतनी होगी, बताओ ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। तो अगर चेंज इन टाइम सेम है तो कंसंट्रेशन चेंज भी अगर सेम आ रहा है तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, फिर देखो एक पॉइंट और ध्यान में रखना है ना, कि एक तो हमारे पास केस ऐसा है, केस 1, ऐसे केस बना के देख लेते हैं कि A इज कन्वर्टिंग इनटू B, जो कि हमने अभी देखा जनरली रिएक्शन ऐसी होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। T इज इक्वल टू 0 पर ये था A नोट, ये 0 एट T इज इक्वल टू T टाइम या एट T टाइम। ठीक है, ये हो गया भैया अपने पास A नोट माइनस एक्स, है ना, और इसका आ जाएगा कितना, x, b का कितना बनेगा, x बनेगा। तो यहां पर at की वैल्यू आपने बता दी कितनी आई, a नोट माइनस एक्स। इंटीग्रेटेड रेट लो क्या आया, a नोट माइनस at इज इक्वल टू क्या आया, kt। ठीक है, ये इस रिएक्शन के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ रही है, और x की वैल्यू जो आपने क्या बताई, kt बताई। इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें भी हम यहां पर लिख देते हैं, जैसे टी हाफ की वैल्यू जो है वो इस तरह की रिएक्शन के लिए क्या आई थी, टी हाफ। तो मैंने टी हाफ जो है वो आपको बताया था ए नोट डिवाइड बाई कितना, 2k। ठीक है, और इसके अलावा टी कंप्लीट, तो टी कंप्लीट भी जरूरी है, तो टी कंप्लीट आया ए नोट बाई के, है ना। ऐसी ही कंडीशन आई हमारे पास। अब देखो केस सेकंड, अगर मान लो यहां पर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट साथ में लगा है तो आपको क्या करना है कि जैसे इसी को हम केस सेकंड में देख लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में केस सेकंड देखिएगा। केस सेकंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं ऐसा बोलूंगा, मान लो रिएक्शन है Ma इज कन्वर्टिंग इनटू B, कि यार यहां पर आगे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, आप देखो एट T इज इक्वल टू 0, इनिशियली ये तो था A नोट, ये था 0 एट T टाइम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो गया A नोट माइनस, इसको मैं कर देता हूं मान लो x, इसको A नोट माइनस एक्स किया आपने, इसके m से इसका कितना बना, 1, इसके m मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा, 1/m, कि यार m से बना कितना 1, तो 1 से कितना बनेगा 1/m, तो x से कितना बनेगा, इसका इस बार बनेगा भैया जी x/m। ठीक है, इतना इसका बनेगा। अब देखो कि इसके लिए अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो डेराइव करें तो ये क्या आएगी, तो मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, r इज इक्वल टू k और a की कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, 0, तो यहां से मैं इसको इस बार r रिएक्शन की रेट कैसे लिखूंगा, -1/m, और ये आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू k, है ना। कि रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं, मैंने बहुत ही क्लियरली आपको पीछे की क्लासेस में कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में आपको जो है वो इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी शामिल करना ही पड़ेगा।
तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आया -1/m, या फिर इसको मैं यू लिख देता हूं कि माइनस का dA इज इक्वल टू ये आ जाएगा mk और ये आ गया dt। अब इसको जो आप टाइम तो चेंज हो रहा है 0 से t और कंसंट्रेशन चेंज हो रही है A0 से कहां तक, AT तक। इसी को जो हम क्या बोल देंगे, AT बोल देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A0 माइनस AT इज इक्वल टू mkt। भैया जी ये बहुत ही जरूरी एक्सप्रेशन है, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, है ना। ये भी जीरो ऑर्डर के लिए ही है, लेकिन कब, जब यहां पर आपको कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट साथ में लिख के दे तब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अब सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मान लो कि टी हाफ कितना होगा, तो देखो जरा कि टी हाफ कैलकुलेट करें तो इसका जो टी हाफ है ना, टी हाफ देखो टी हाफ पर क्या हो जाएगा, ये A0/2 हो जाएगा। तो हमारे पास टी हाफ की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी A0/2 mkt, ये लो, है ना, या 2m इंटू के, ये आ जाएगा टी हाफ पर के m का फैक्टर जो है वो नीचे चला जाएगा। अगर मैं टी कंप्लीट की कैलकुलेशन करूं टी 100%, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो टी 100% इस बार आ जाएगा A0 डिवाइड बाई 2m, ये टी 100% आ जाएगा, ठीक। और अगर जो है वो आप x की कैलकुलेशन करोगे, जैसे मान लो यहीं पर जो है वो आप x की कैलकुलेशन करो, इसी के नीचे लिख रहा हूं, तो AT की वैल्यू क्या है, A0 माइनस x, A0 माइनस x, तो x इक्वल टू आ जाएगा क्या, mkt, है ना। और B की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, mkt, मतलब B की कंसंट्रेशन तो किसके इक्वल आएगी, KT के इक्वल आएगी, क्योंकि इसके m से इसका 1 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, मतलब B की कंसंट्रेशन भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास x की कंसंट्रेशन आ चुकी है। तो अगर साथ में कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा है, तो वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको K के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सेकेंड केस। एक और केस बनता है कि मान लो दो रिएक्टेंट दे दे आपको, ठीक है, आपके पास जो दो रिएक्टेंट हो, इसको मिटा रहा हूं, दो रिएक्टेंट हो, केस थर्ड, ठीक है, कि ऐसी कंडीशन आ गई A प्लस B इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, ये ऐसी कंडीशन आ गई। अब जो है वो हमारे पास T इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन दे दी मान लो A0। चलो ये जो केस सेकंड है, केस थर्ड है ना, इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसा कर देता हूं, एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, चलो प्रॉपर रिएक्शन लेते हैं। केस थर्ड, A प्लस 2B इज कन्वर्टिंग इनटू C प्लस D, कुछ इस तरह की रिएक्शन है, और हम बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है। हर एक रिएक्टेंट, हालांकि वैसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, लेकिन जो है वो हम एक सिंपलीफाई जो है वो अलग अलग तरीके की जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, केवल उतनी बात करेंगे। T इक्वल टू 0 पर, है ना, इसकी कंसंट्रेशन है A, ये है कंसंट्रेशन B, ये 0, और ये कितना होगा 0 एट टी टाइम पर ये हो गया भैया A माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस 2x, क्योंकि इसका एक काम में आएगा तो इसका कितना काम में आएगा, इसका दो काम में आएगा, ठीक। आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट इफ, जैसे इसी को है ना हम केस थर्ड को क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं, इफ R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर भी 0, यानी रिएक्शन ओवरऑल जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A and B and concentration of B at T time. Also calculate T half of A and T half of B. आपको ये दोनों काम करने हैं। एक तो आपको T टाइम पर इनकी कंसंट्रेशन बतानी है, कि जैसे X की वैल्यू अगर आ जाएगी तो हम T टाइम पर कंसंट्रेशन बता देंगे, और दूसरा जो इन दोनों का T हाफ भी बताना है। आपको यह भी बताना है ऑल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ A एंड B व्हेन T हाफ ऑफ A बिकम्स इक्वल टू T हाफ ऑफ B। तो जब इनका रेशियो जो है वो कितना हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आपको जो है वो ये भी बताना है कि A और B का रेशियो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा। देखो जरा कि इसमें जो है ना, वास्तव में जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा वो और जो सेकंड केस हमने पढ़ा वो, ये दोनों केस जो है वो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है।
और दोनों से ही आपको क्या करना है, आंसर बताना है। देखो जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास जो है वो कंडीशन ऐसी है कि रिएक्शन है A प्लस 2B इज कन्वर्टिंग इनटू C प्लस D। T इक्वल टू 0 पर ये है A, ये B, ये 0 और ये 0 एट T टाइम। तो T टाइम पर ये हो गया A माइनस कितना x, ये हो जाएगा B माइनस कितना 2x। ठीक है, अब अगर आपको T टाइम पर इनकी कंसंट्रेशन पूछिए तो हमें पहले x कैलकुलेट करना होगा। तो मैं x कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो जरा कि रिएक्शन के लिए रेट जो है वो ये दे रखी है, A की कंसंट्रेशन की पावर 0 और B की कंसंट्रेशन की पावर भी कितनी 0। तो मैं ऐसा बोलूंगा 4A। A के लिए R इक्वल टू यहां पर आ जाएगा A की कंसंट्रेशन की पावर कितनी 0, तो R की वैल्यू K के इक्वल होगी, चाहे वो A के लिए हो चाहे B के लिए, ये दोनों तो एक एक हो गई। तो यहां पर मैं बोलूंगा माइनस का dA बाई डी टी इक्वल टू K। और भैया देखो इसको हमने सॉल्व कर रखा है, माइनस का dA इक्वल टू के डी टी। तो यहां से तो आएगा A नोट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, यही था, है ना। और यहां से ही हम x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी के टी। तो भैया x की वैल्यू अगर के टी के इक्वल आ रही है तो हम बताएंगे कि एट टी टाइम पर A की कंसंट्रेशन तो कितनी आ गई A नोट माइनस एक्स। तो हम बोलेंगे कि K की वैल्यू जो है वो आपके पास होगी क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो K के टर्म में आंसर बता सकते हो आप। तो मैं बोलूंगा एट टी टाइम, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ A होगी ये तो है A नोट माइनस के टी, और कंसंट्रेशन ऑफ B ये कितनी होगी, ये होगी B नोट माइनस 2 के टी, B माइनस 2 के टी, या A माइनस के टी और B माइनस 2 के टी। चलो ठीक है, अब बाकी वैल्यूज तो आपको मिलेगी। फिर आपको टी हाफ भी बताना है। अब टी हाफ बताएंगे तो सबसे पहले टी हाफ, ठीक है, 4A। तो A के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगा, यही एक्सप्रेशन बनेगा, माइनस का dA बाई डी टी इक्वल टू के। तो ये आ जाएगा माइनस का dA इज इक्वल टू के डी टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो A नोट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। तो इसका जो टी हाफ आएगा वो तो कितना आएगा A नोट बाय 2K। ठीक, और हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है इसकी A है, तो टी हाफ ऑफ A ये तो हमारे पास आ गया A अपॉन 2K। ठीक, ये तो अपने पास क्या है, टी हाफ ऑफ A है, A का टी हाफ। अब B के लिए टी हाफ, तो टी हाफ ऑफ B, है ना, या टी हाफ फॉर B। अब B के लिए देखो एक्सप्रेशन क्या लिखोगे आप, तो B के लिए हम एक्सप्रेशन ये लिखेंगे, R की वैल्यू तो K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B के बराबर है, तो R की वैल्यू K के बराबर होगी। लेकिन अब B के लिए कैलकुलेशन करनी है तो यहां पर जो R है ना वो आप B के रेस्पेक्ट में लिखोगे, और B के रेस्पेक्ट में मैं कैसे लिखूंगा, -1/2, और ये आएगा dB बाई डी टी इक्वल टू K। तो भैया देखो जरा, अभी इसी को हमने क्या किया था, डेराइव किया था, और इसको डेराइव करके मैंने कहा था A नोट माइनस ए टी इक्वल टू एम के टी, यही एक्सप्रेशन आया था। तो बिल्कुल इससे यही एक्सप्रेशन आएगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा A नोट माइनस ए टी इक्वल टू एम की जगह कितना लिख दूं 2KT। तो टी हाफ, इस केस में टी हाफ कितना आया था A नोट बाई 4, A नोट बाय ये हमारे पास टी हाफ आया था 2MK, इतना जो है वो टी हाफ आया था। अब अगर मैं जो वो टी हाफ की वैल्यू यहां पर M की वैल्यू रखूंगा 2, तो इस रिएक्शन के लिए टी हाफ 4B ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इनिशियल कंसंट्रेशन तो कितनी है B है, डिवाइड बाय ये आ जाएगा कितना 4K। ये लो जी, ठीक है। तो टी हाफ आ गया किसका, A का टी हाफ आ गया, B का भी टी हाफ आ गया। अब आपको इनका रेशियो पूछ रहा है ना, या फिर आपको क्या पूछ रहा है अगले में कि जब टी हाफ ऑफ A और टी हाफ ऑफ B ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो A और B का रेशियो कितना होगा, तो बस इक्वल कर दो, है ना। थर्ड केस ऐसा है कि टी हाफ ऑफ A इज इक्वल टू टी हाफ ऑफ B, यही कंडीशन है अपने पास। तो इनको हम इक्वल कर देते हैं। टी हाफ ऑफ A ये तो आपको दे रखा है कितना A अपॉन 2K, और ये आपको दे रखा है B अपॉन 4K। तो आपको तो क्या पूछा है, A बाई B पूछा है, तो A बाई B की वैल्यू आ गई कितनी 1/2, ये लो, ठीक है। तो भैया कंसेप्ट यहां पर ये है कि अगर आप क्या करते हो किसी रिएक्शन में, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ध्यान रखना, है ना, और 2 रिएक्टेंट आपको इसमें गिवन है। किसी रिएक्शन में अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो वो ही लेते हो जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है,
इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कितना है 1:2। तो जो रेशियो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का है वही रेशियो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन का लेते हो तो इस केस में जो वो हर एक स्पीसी का टी हाफ क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो भैया ये है अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक दो रिएक्शन और देखते हैं, जैसे इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही देख लेते हैं। इसको तो मिटा रहा हूं मैं। हाँ जी, देखो कि कंडीशन ऐसी है, if given reactions follows फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना हम, तो follows जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, देन calculate the T half for each reaction if initial concentration is A0 and rate constant is K। ठीक है, तो आपको सिंपल सा काम करना है, जैसे एक रिएक्शन आपको दे दी 2A इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस 2C, एक रिएक्शन जो है वो आपके पास है 3/4X इज कन्वर्टिंग इनटू Y, एक रिएक्शन आपके पास है 5/2Z इज कन्वर्टिंग इनटू M प्लस P। अब आपको इनके लिए क्या करना है, हर एक रिएक्शन जो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रही है, और दूसरा जो है वो हर एक रिएक्शन के लिए आपको क्या बताना है, के की वैल्यू टी हाफ की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जो हमें ये पता है कि जब कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है तो हमारे पास टी हाफ की जो वैल्यू है ना, ये आती है A0 डिवाइड बाय 2mk, ये वैल्यू हमारे पास टी हाफ की आती है। तो यहाँ पर तो जो है टी हाफ अगर मुझे लिखना है तो टी हाफ इज इक्वल टू, अच्छा अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है, m की वैल्यू 1 होती है तो A0/2 क्या आता है, अगर m की वैल्यू m है या कोई भी यहाँ पर जो वो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है एक के अलावा, मल्टीप्लाई कर दो, तो A0 डिवाइड बाय 2, m की वैल्यू है कितनी 2, तो ये आ जाएगा A0/4k। यहाँ पर मैं बोलूंगा टी हाफ इज इक्वल टू A0 बाय, ये आ जाएगा कितना 2 है ना, तो 2 इंटू 3/4 और ये k, तो टी हाफ यहाँ पर निकल के आएगा कितना 2A0/3k, ये हमारे पास टी हाफ आएगा सेकंड रिएक्शन में। थर्ड रिएक्शन में बात करते हैं तो टी हाफ इज इक्वल टू A0/2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा और 5 और ये क्या आ जाएगा k, ये हमारे पास टी हाफ है। ठीक है, तो ये है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखो जरा कि थोड़ी सी बात हम यहाँ पर एनसीईआरटी की कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जाम्पल के बारे में कुछ लिखा है और बहुत ही जरूरी पॉइंट है भैया, एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो चीज लिखी है ना, मैं यहाँ पर पक्का आपको कवर करवाऊंगा, हर एक चीज हर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनता है कहां से नहीं बनता है, एनसीईआरटी अगर है, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया एग्जाम्पल से रिलेटेड जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और ये आप एक बार एनसीईआरटी में मैच भी कर लेना। हालांकि जो है ना, आपको अगर यहां पर आप प्रॉपर क्लास ले रहे हो, है ना, क्लास देख रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की सारी चीजें जो है आपको साथ साथ में कवर करवा रहा हूं। मुझे अगर कोई चीज लगती है इंपॉर्टेंट कि ये चीज एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पर डिस्कस करवा लेता हूं, है ना, करवा देता हूं आपको। फिर भी जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा कि कई बार जो है जैसे सामने कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, कैमरा है,
तो जो है वो हो सकता है मैं फ्लो में बोल कुछ और दूं, लिख कुछ और दूं, ऐसा होता है जनरली, है ना। तो या फिर ऐसी कोई चीज जो है वो हो जाए जहां पर वो स्लिम मिस्टेक होती है ना, हो सकता है वो भी हो जाए, कैलकुलेशन एरर हो जाए। तो इन सब चीजों को आप इग्नोर करते हुए आगे बढ़े और फाइनली वही चीज जो है वो सही होगी जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो यहां पर आप देखो एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के क्या एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं? तो एनसीईआरटी में ये लिखा है कि जनरली, ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आर वेरी रेयर, मतलब ऐसी रिएक्शंस जो है ना जिनका ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर जीरो होता है, ये रिएक्शंस बहुत ही कम देखने को मिलती है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी रेयर, ठीक है। बट ठीक है, अब देखो कुछ जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, द डीकंपोजिशन ऑफ गैसेस ऑन द मेटल सरफेस एट हाई प्रेशर follows zero order kinetics, ठीक है। कि भाई जो गैसेस होती है मेटल की सरफेस पर, उनका डीकंपोजिशन होता है, ठीक है, ये एक तरीके से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है हाई प्रेशर पर। एग्जांपल के लिए जैसे डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम की सरफेस पर अमोनिया का जो डीकंपोजिशन होता है, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर है एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर जो है वो ये है जीरो ऑर्डर। लेकिन ध्यान रखना एट लो प्रेशर ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। कि हाई प्रेशर पर तो जीरो ऑर्डर होती है और लो प्रेशर पर ये क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर पर होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि हाई प्रेशर पर जीरो ऑर्डर क्यों होती है? इसका रीजन ये है कि हाई प्रेशर पर मेटल की सरफेस पर जितनी भी फ्री वैलेंसीज है ना, वो सारी क्या होती है, सेचुरेटेड हो जाती है। ये कैटलिस्ट होता है यहां पर, और इसकी सारी वैलेंसीज क्या हो जाएगी, सेचुरेटेड हो जाएगी। अब प्रेशर बढ़ाओगे तो वहां पर और ज्यादा गैस का एड्सॉर्प्शन मेटल की सरफेस पर नहीं हो पाएगा। तो ये कारण है कि हाई प्रेशर पर जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है, रेट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना, हाई प्रेशर पर। फिर इसके बाद देखो जरा, इसी का एक एग्जांपल और दे रखा है कि डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ठीक है। सेम टू सेम जो है वो एनसीईआरटी में ये सारी चीजें लिखी हुई है। सेकंड इज एग्जांपल डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ठीक है। जैसे HI है, ये ही रिएक्शन है भैया और कुछ नहीं है। औरम की सरफेस पर ये डिकम्पोज होगा H2 और I2 में। तो ये भी जो है वो एक तरीके से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, और वही कब, हाई प्रेशर पर। लो प्रेशर पर ये भी कैसी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। फिर इसके बाद देखो जरा, एक लाइन और लिखी है क्या, सम एंजाइम catalyzed reactions follows zero order kinetics, ठीक है। कि भाई कुछ अपने पास जो है वो एक तरीके से एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती है, वो भी जो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ये है भैया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट है। इसमें जो वो सारी चीजें हमने देख ली, क्वेश्चन कैसे आता है ये भी हमने देख लिया, और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी, ठीक है ना। और जितने भी केस बनते थे, चाहे वो नीट के लिहाज से चाहे जेई के लिहाज से, सारी चीजें हमने देख ली। नेक्स्ट क्लास में जो वो हम यही से स्टार्ट करेंगे भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सारे केस देखेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखे, है ना, वो वैसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में भी सारे केस देखेंगे। और जो है वो चैप्टर को जो है वो ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे भैया। क्लास आप रेगुलरली देख ही रहे हैं, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो एनसीईआरटी जो आप पढ़े, एनसीईआरटी के बीच बीच में कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो एग्जांपल बिल्कुल सॉल्व करें आप, ठीक है ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो भी आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं, और जो है वो
बस पढ़ें और खूब बढ़ें, अपना ध्यान रखें और भाई चैनल को शेयर करें, क्योंकि जो है वो हमें काफ़ी जल्दी जो है वो बच्चों तक पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना है। इसके अलावा एक बात हो रहा है कि भाई व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी जो है वो मेरे से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं चैनल से रिलेटेड जो है वो कोई भी चीज़ होगी या क्लास से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो लगातार अपडेट करूंगा, है ना। टेलीग्राम पर तो है ही है, आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जो वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और भी देखो जरा कि कई चीजें हैं, और भी कई बातें करनी, चलो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे उनके बारे में। तो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।